बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाएगा या उन्हें केपीके की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान साहब के साथ इस तरह की कोई डील हो रही है, नहीं हो रही? इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि सबसे ज्यादा कमाने वाले 5% अफराद 16 खरब का टैक्स चोरी करते हैं। तो क्या चेयरमैन एफबीआर के इस बयान पर उसको फांसी पर नहीं लटका देना चाहिए? ये मैंने क्यों कहा, इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी है और 17 साल गुजर गए, लेकिन आज तक बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिल सका और आज भी उसके कातिल आजाद घूम रहे हैं। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आजकल बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं और इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि मुझे ये पैगाम मिला है कि ये मुझे हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल करना चाहते हैं या ये मुझे केपीके की किसी जेल में मुंतकिल करना चाहते हैं, ये मेरे साथ इस तरह की कोई डील करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई, वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडाला जेल में वकला और सहाफियों से गुफ्तगू। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाल्लाह। तो खान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने पाकिस्तानी कौम को कितने साल तक मजीद ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना है, क्योंकि काफी साल गुजर गए, आपका सिर्फ यही एक डायलॉग है, हकीकी आज़ादी हकीकी आज़ादी। तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश ये करूंगा कि खान साहब, आप जहनी तौर पर अपनी बीवी बुशरा बीबी के गुलाम हैं। जो वो कहती है आप उसके हुक्म की तमील करते हैं। तो सबसे पहला तो काम आप ये करें कि खुद को अपनी बीवी की गुलामी से आजाद करवा लें, उसके बाद फिर पाकिस्तानी कौम को भी हकीकी आजादी दिलवा लीजिएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब से इस हद तक मोहब्बत करते हैं या इस हद तक वो इमरान खान को अपना मुर्शिद समझते हैं कि मैं समझता हूं कि वो जहनी तौर पर गुलाम है। कभी उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं की, कभी भी इमरान खान के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनकी बात सही है, गलत है, कुछ भी। मतलब उनके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी हुई है और वो भी इमरान खान साहब के जहनी गुलाम हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को दूसरा काम तो ये करना चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को ये कहें कि वो आपकी गुलामी से बाहर निकल आए। और तीसरी बात यह है कि कौम को गुलामी से जरूर आजाद कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले खुद को अमेरिका की गुलामी से आजाद कर लें, क्योंकि आपका हमेशा से ये डायलॉग था कि हम कोई अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट। हम अमेरिका को इतनी स्पेस नहीं दे सकते, इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करें। आपका ये भी कहना था कि आपकी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया, लेकिन आज ये सूरत हाल है कि आपकी तमाम तर तवक्कुआत अमेरिका के ऊपर हैं। आप ये समझते हैं कि अमेरिका ही वो एक वाहिद मुल्क है जो कि आपको आजाद करवा देगा, आपको रिहा करवा देगा, आपके मुकदमात खत्म करवा देगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपने बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ लेगा तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि वो इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवा देगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी आजाद होने की जरूरत है। आपके जितने भी डेड फॉलोअर हैं, डेड से मतलब यह है कि जो जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता, जहनी तौर पर वो आपके गुलाम हैं, उनको भी अपनी गुलामी से बाहर निकालें। और अमेरिका की हमेशा आपने मुखालफत की है, लेकिन अब आप एक बार फिर ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका की गुलामी में है, तो खुद को अमेरिका की गुलामी से बाहर निकालें, फिर पाकिस्तानी कौम को भी गुलामी से आजाद करवा लीजिएगा। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। ज़ाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये बात कहाँ से आ गई है। अभी मामला शुरू हुए हैं, अभी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, अभी सिर्फ एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट की। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज अभी 2 जनवरी से होना है। तो अब ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब को ये किसने पैगाम दे दिया है कि सियासी स्पेस दी जाएगी और आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाएगा या केपीके की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा।
अभी ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। इमरान खान साहब को अभी इस तरह का किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं दिया गया। ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपनी तरफ से एक बात डाल दी है कि वो मुझे केपीके की किसी जेल में मुंतकिल करना चाहते हैं या मुझे हाउस अरेस्ट करके बनीगाला में मुंतकिल करना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूंगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी बयानिया एक तरह से नहीं रहा। अभी खान साहब कहते हैं कि मैं जेल में रह लूंगा, बाकी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन जब 24 नवंबर को आपने फाइनल कॉल की बात की थी और इस्लामाबाद की तरफ आपने मार्च किया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का ये मौकफ था कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहला मुतालबा यह था कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, हम जब तक इमरान खान साहब को रिहा करवा कर घर नहीं ले जाएंगे, उस वक्त तक हमारा एहतजाज खत्म नहीं होगा। तो फिर खान साहब ये क्यों कहते हैं या ये किस तरह से कह सकते हैं कि मैं अपनी बात नहीं करता, मैं जेल में ही रहना चाहूंगा, मैं अपने मुकदमात अदालतों से खत्म करवाऊंगा? तो फिर आपका एहतजाज किस बात को लेकर था? अली मीन गंडापुर ने जब ये कहा था कि मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब को रिहा करवा लूंगा, अगर कानूनी तरीके से उनको रिहा ना किया गया तो फिर मैं अपने तरीके से उनको आजाद करवा लूंगा, तो फिर वो बात कहां से आ गई? अब जब मुज़ाकराती अमल एक शुरू हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहला मौकफ यही है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करवा दें, उसके बाद बाकी मामला देखे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं जेल में ही रहूंगा लेकिन दीगर जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये बात सही नहीं है। इमरान खान साहब का भी मौकफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ यही है, पहले भी यही था, अब भी यही है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो जो कहते हैं ना कि मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूंगा, तो मेरा ख्याल है कि डील और क्या होती है, एनआरओ लेना और क्या होता है कि आप जब बार बार ये बात करेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान की रिहाई बड़ी जरूरी है, जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे, हम इमरान खान साहब को लिए बगैर घरों को वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो सबसे पहले बात यही थी कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो फिर मैं इमरान खान साहब की इस बात को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता कि वो कहते हैं कि मैं कोई डील कबूल नहीं करूंगा, जबकि बात शुरू ही डील से हो रही है, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो खान साहब कहते हैं जी हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं। इमरान खान साहब के खिलाफ बेशुमार किस्म के अभी भी मुकदमात हैं, कुछ मुकदमात में उनको सजा हो चुकी है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें उनकी बेल बिफोर अरेस्ट चल रही है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें उनका ट्रायल चल रहा है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनमें ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, खासतौर पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस वाला केस जिसमें अभी फैसला आना बाकी है और आई थिंक सो कि उसमें इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। तो जब इमरान खान साहब के खिलाफ इतने सारे केसेस अदालतों के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी डील कर ली जाए या हुकूमत कोई ऐसा अफोर्ड कर सकती है या इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या उनको केपीके में मुंतकिल कर दिया जाए? बहरहाल मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये अपने पल्ले से बात की है, इस तरह की कोई डील की बात, इस तरह की कोई ऑफर की बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि अपनी कौम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूंगा कि तरसीलाते ज़र के बाइकाट की मुहिम में शामिल हों। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, ताहम अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज आए तो तरसीलाते ज़र के बाइकाट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। तो खान साहब देखें, पहली बात तो यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करना ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ये स्टेट के साथ लड़ाई है और टकराव है। आप कैसे किसी बंदे को एक गलत काम करने पर उकसा सकते हैं या एक गैर कानूनी काम करने की तहरीक दे सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप तरसीलाते ज़र या रेमिटेंस वगैरह पाकिस्तान में ना भेजें, और अगर भेजें तो गलत तरीके से भेजें, हुंडी के जरिए से भेजें? तो इससे क्या होगा? आपका इख्तलाफ या आपकी लड़ाई मौजूदा हुकूमत के साथ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आप इस तरह करके मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हुकूमत को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते। तो मेरा ख्याल है कि आपकी सिविल नाफरमानी की तहरीक का शुरू करना ये गलत बात है, और आपका पहले ये मौकफ था कि अब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर करते हैं,
لیکن بعد میں آپ نے پھر اس تحریک کو شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک یہ جاری رہے گی۔ تو خواجہ آصف صاحب میرا خیال ہے پھر اس حوالے سے ٹھیک ہی کہتے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپس میں بیٹھ کے جو مذاکراتی ٹیم آپ نے بنائی ہے وہ آپ پہلے آپس میں سلام مشورہ کریں، ڈسکس کریں، پھر عمران خان صاحب سے جا کے مشورہ کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی بنائی جاتی ہے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب بات کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے والی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب یو ٹرن لے جاتے ہیں اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پھر دھمکی کی بات اور ڈیڈ لائن کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو سول نافرمانی کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو فائنل کال کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو احتجاج کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے پہلے بھی فائنل کال دے کے دیکھ لی ہے، تو اب سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، ساتھ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں، پہلے سول نافرمانی کی کال دے لیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، تو بعد میں آپ سے مذاکرات کر لیے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کو بھی آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کا یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈیڈ لائن سے باہر نکلیں، آپ دھمکی سے باہر نکلیں، آپ سول نافرمانی کی تحریک سے باہر نکلیں اور مذاکرات کے عمل کو چلنے دیں۔ جس طرح سے مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے مذاکرات کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اچھا جی، اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینی پڑتی۔ 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا۔ شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی آئینی حق ہے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سستی ہوئی ہے۔ دیکھیں جو بھی واقعات ہوئے 9 مئی کے حوالے سے، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ وغیرہ، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے وہ سویلین تھے، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف یہ بات دیکھیں، جس طرح سے آپ نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے فوج کے خلاف، آپ نے فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنا رکھا ہے، فوج کے خلاف آپ نفرت پیدا کرتے رہتے ہیں، فوج کے خلاف آپ ٹرینڈ چلاتے رہتے ہیں، فوج کو آپ برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چور قاتل ڈاکو لٹیرے غدار، پتہ نہیں کیا کیا آپ فوج کے بارے میں کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کی وجہ سے جو لوگوں کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اس کا یہ ری ایکشن تھا، اس کا رد عمل تھا۔ فوجی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ ٹرائل عام عدالتوں میں ہوتا تو یہ بات صحیح ہے، کن لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن فوج نے یہ ٹرائل اپنے پاس شاید اس لیے رکھا کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اگر ان کو ریلیف مل گیا یا ان کو چھوڑ دیا گیا تو آپ نے جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی ہے، 9 مئی کے واقعات پھر بار بار ہوتے۔ ایک دفعہ تو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا نا، پھر یہ ایک دفعہ پھر نہیں رہتا، یہ دوبارہ سے ہوتا، پھر ہوتا، فوج کے اوپر بار بار حملے کیے جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کو یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو شاید سم ایکسٹینڈ یہ صحیح بھی ہے، اگر فوجی عدالتیں ٹرائل نہ کرتی یا فیصلے نہ کرتی یا ان لوگوں کو سزا نہ دیتی تو جس طرح سے آپ نے حالات اور ماحول بنا رکھا ہے، فوجی تنصیبات کے اوپر بار بار حملے کیے جاتے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کہتے ہیں جی آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی تاکہ قاضی فاج عیسیٰ کی طرح ہی ان سے کام لیا جا سکے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے، مگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ اپنی پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں۔ دیکھیں آپ کی یہ بات صحیح ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ بھی وہی تھے جو آج ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2018 میں جب آپ اقتدار پہ آئے تھے تو آپ انہی کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر اقتدار کے اوپر آئے تھے، تو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، صرف ان کا کام سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن جب 2018 میں آپ اقتدار میں آئے تھے تو آپ بھی اسی طرح سے آئے تھے، اس وقت بھی آپ کو یہ بیانیہ بنانا چاہیے تھا۔ اور 2018 میں جب آپ اقتدار میں آئے، اقتدار میں آنے کے بعد پھر آپ نے اپوزیشن کو جس طرح سے لتاڑا ہے، جس طرح سے ان کے خلاف آپ نے مقدمات بنائے، جس طرح سے آپ نے ان کو جیلوں کے اندر بند کیا، یہ ایسے ہی وائس ورسا ہے نا۔ کل آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ نے
मौजूदा जो हुकूमत है इसको तुन के रखा हुआ था, और आज इनके पास ताकत है, इख्तियार है, हुकूमत है, और आज इन्होंने आपको तुन के रखा हुआ है। ऐसे ही है, कल आपके पास ताकत आएगी तो आप भी वही करेंगे। चलें खैर, अफगानिस्तान पर 2 दफा बमबारी की गई है। पहले दावा किया गया था कि मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीकाकार से नफरत मजीद बढ़ी जो इलाकाई अमन व अमान के लिए ठीक नहीं है। बिलावल जब वजीर खारजा बना तो एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए था। मैंने जनरल बाजवा को भी कहा था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं कि ISI चीफ जनरल फैज को फौरी तब्दील किया जाए, लेकिन वो सारे फैसले पाकिस्तान की बजाय अपनी तोसी के मंसूबे के लिए कर रहा था, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अच्छा जी, अब डिस्कस करेंगे कि चेयरमैन FBR का कहना है कि सबसे ज्यादा कमाने वाले 5% अफराद 16 खरब का टैक्स चोरी करते हैं। अब इस चेयरमैन FBR को कहते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए थी, कुछ गैरत आनी चाहिए थी कि आपको डूब मरना चाहिए कि आप वजीर हैं, आप इख्तिदार में हैं, आपको इस बात का पता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो सरमायादार लोग हैं वो टैक्स अदा नहीं करते, आपको पता है कि उनके टैक्स अदा ना करने की वजह से या उनके सही रिटर्न जमा ना करवाने की वजह से या रिटर्न जमा ही ना करवाने की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, और आप इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि 16 खरब का टैक्स चोरी किया जाता है। तो फिर आप कुर्सी के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? आपने अभी तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने इनकी जायदादों को जब्त क्यों नहीं किया? आपने इनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं बनाए? आपने इनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू क्यों नहीं करवाई? आपने इन लोगों को जेलों के अंदर बंद क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल है कि आप अगर इस बात का इतराफ करते हैं ना कि ये जो 5% लोग हैं जो सबसे ज्यादा कमाने वाले हैं, इनकी वजह से टैक्स चोरी हो रहा है और ये टैक्स को बचा रहे हैं, जिस वजह से 16 खरब रुपए का टैक्स चोरी हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे पैसे आपको पड़ने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का गैर जुम्मेदाराना रवैया है आपका और जिस तरह से आपने गैर जुम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है, मतलब कि आप इक्तदार में हैं, आप ताकत में हैं, इसके बावजूद भी अगर टैक्स चोरी हो रहा है, लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो उसमें कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके कार्रवाई करने के आपने रोना धोना शुरू कर दिया है। ये तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर टैक्स चोरी की या करप्शन की सजाए मौत है, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग करप्शन करते हैं या टैक्स चोरी करते हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको भी, यानी कि चेयरमैन FBR साहब, आपको भी सजाए मौत होनी चाहिए, आपको भी फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह के मामला हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, और आप आराम से मस्ती के साथ बैठे हुए एक पास स्टेटमेंट दे दीजिए कि पाकिस्तान को नुकसान हो गया, ये जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, ये 5% लोग हैं और ये टैक्स चोरी करते हैं, ये रिटर्न जमा नहीं करवाते, ये रिटर्न जमा करवाते ही नहीं है या अपना सरमाया कम ज़ाहिर करते हैं, इनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनके पास बड़ी जायदादें हैं, कोठियां हैं, कारें हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका काम था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि ये अपनी रिटर्न जमा करवाते। आपके इस बयान की वजह से मैं समझता हूं कि आपके खिलाफ भी मुकदमा बनना चाहिए और आपको इसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की बात करेंगे। आज के दिन उनकी शहादत हुई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 दफा वजीर आजम रही, ये एक बहुत बड़ा एजाज है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाहद खातून हैं, यानी इस्लामी ममालिक के हवाले से देखें तो वो पहली खातून है जो कि वजीर आजम बनी, और एक दफा नहीं 2 दफा वजीर आजम बनी, और उनको बिल्कुल नाजायज तौर पर और नाहक उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। ये लियाकत बाग में वाकया पेश आया। 27 दिसंबर 2007 को उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उनको शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर एक दफा नहीं 2 दफा हमला किया गया। एक दफा उससे पहले आई थिंक सो के 18 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान में आई हैं, एक लंबा अरसा जला वतन रहने के बाद जैसे ही वो पाकिस्तान में आई हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, वहां पर बम ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोगों की शहादत हुई, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त बच गई। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद, यानी कि उसी साल 27 दिसंबर 2007 को उनके ऊपर कातिलाना हमला किया, जब लियाकत बाग रावलपिंडी में एक कामयाब जलसा करने के बाद वो वापस निकल रही थी, तो अपनी गाड़ी में मौजूद थी, तो जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी के छत से अपने सर को बाहर निकाला,
تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو شوٹ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے. آج ان کی 17ویں برسی ہے. ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 17 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کو انصاف نہیں مل سکا. آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں. ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ بنایا گیا, نہ ان کو گرفتار کیا گیا, نہ ان کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا, نہ ان کو سزا دی گئی. بس ایسے ہی جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ گونگلوؤں سے مٹی جاڑنا, ایک بالکل فضول قسم کا جھوٹا سا مقدمہ بنا دیا گیا جس کا کچھ بھی نہیں بنا. آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. تو بہرحال دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.